इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित सम्मानित विधायक श्री अरविंद गुप्ता जी, जम्मू कश्मीर प्रशासन के सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर सैयद आबिद रशीद, जम्मू मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष गुप्ता, प्रेसिडेंट IAPM डॉक्टर उषा किनी, वाइस प्रेसिडेंट IAPM डॉक्टर रिनी मलिक, ट्रेजरर डॉक्टर हरेंद्र कुमार, सेक्रेटरी डॉक्टर रंजन अग्रवाल, सभी डेलीगेट्स, जम्मू कश्मीर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारीगण, देवियों, सज्जनों और मित्रों, जम्मू मेडिकल कॉलेज के बारे में मेरे पूर्व जम्मू कश्मीर प्रशासन के हेल्थ सेक्रेटरी ने आपको विस्तार से बताया है। जब डॉक्टर आशुतोष गुप्ता ने मुझे आमंत्रित किया तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं इस समारोह में आके करूँगा क्या। तो मैं सोच रहा था, फिर थोड़ा कागज़ पत्तर पलटा मैंने, पहुँच रहे हैं तो कुछ कहना ही है, तो इसीलिए मैं उपस्थित हूँ कुछ कहने के लिए। और एक सामान्य नागरिक के नाते मुझे लगता है कि पेशेंट की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आप सब लोग हैं। और इस वार्षिक कॉन्फ्रेंस में देश भर के जाने माने पैथोलॉजिस्ट, मेडिकल कम्युनिटी के बड़े दिग्गज लोग आए हैं। उन सबका मैं जम्मू कश्मीर में अपनी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। पेशेंट केयर में हो रहे एडवांसमेंट और उसके टूल्स को सभी पैथोलॉजिस्ट तक पहुंचाने तथा उन एडवांसमेंट पर विस्तार पूर्वक चर्चा करके एक्यूरेसी सुनिश्चित करने और डायग्नोसिस तथा ट्रीटमेंट के बीच लगने वाले समय को कैसे कम किया जा सकता है, मुझे लगता है कि इस कॉन्फ्रेंस में जो प्रयास होगा निश्चित रूप से वो देश भर के मरीजों को मदद करेगा। और इसके लिए जम्मू मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष गुप्ता, इसके ऑर्गेनाइजर और सभी साथियों को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। कई कार्यक्रमों को नज़दीक से नहीं तो अखबार के माध्यम से मैंने देखा है जो मेडिकल से रिलेटेड रहे हैं जम्मू कश्मीर में, और मुझे ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तिगत रूप से लग रहा है। मुझे उम्मीद है कि इसे इस प्रकार डिज़ाइन किया गया होगा जिससे पैथोलॉजी फील्ड से जुड़े सभी हेल्थ प्रोफेशनल्स अपने स्किल्स को और बेहतर कर सकें, टेक्निकल एडवांसमेंट को डायग्नोसिस के साथ इंटीग्रेट कर सकें, और अभी जैसा मेरे पूर्व बताया टेक्नोलॉजी की बात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी कटिंग एज टेक्नोलॉजी तथा डेटा एनालिसिस से साइंस और मेडिसिन के बीच एक सशक्त ब्रिज बनाने में सभी पैथोलॉजिस्ट देश भर के सक्षम हो सकें। निजी तौर पर मैं इसे जीवन का अत्यंत संवेदनशील ब्रिज भी कह सकता हूँ, क्योंकि यही ब्रिज सुनिश्चित करेगा कि पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर्स को रोगों के कारण, उस रोग की प्रकृति को समझने में कैसे मदद कर सकते हैं ताकि कम समय में मरीजों का सही इलाज हो सके। इस ब्रिज में पैथोलॉजिस्ट की भूमिका और जिम्मेदारी इसलिए भी बड़ी हो जाती है क्योंकि आपकी एक एक जानकारी न सिर्फ सबसे प्रभावी उपचार सुनिश्चित करेगी, बल्कि उस जानकारी के आधार पर डॉक्टर्स पेशेंट के शरीर की प्रकृति को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे और भविष्य में उन्हें रोकने के लिए प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी भी तैयार कर पाएंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि ग्लोबली आज इस बात की विशेष आवश्यकता है कि इस फील्ड में निरंतर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को और बढ़ावा दिया जाए। हाल के इतिहास में इसके ग्रोथ को अगर समझें हम तो नए फ्रंटियर कैसे तय किए जा सकते हैं,
ये इस कॉन्फ्रेंस का एक महत्वपूर्ण विचार हो सकता है। इस वार्षिक कॉन्फ्रेंस में एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। ग्लोबल पैथोलॉजिस्ट वर्कफोर्स पर सबसे पहले व्यापक और विस्तृत अध्ययन 2023 में हुआ था और उस रिपोर्ट में वर्कफोर्स के स्किल, टेक्नोलॉजी और पैथोलॉजिस्ट की उपलब्धता का काफ़ी विस्तृत वर्णन किया गया है। उस रिपोर्ट को मैं देख रहा था, उसमें कहा गया है कि सबसे स्किल्ड और ट्रेंड पैथोलॉजिस्ट हमारे ही देश भारत में हैं और विश्व के अनेक देशों में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर जहां पैथोलॉजिस्ट की एवरेज संख्या 14 है, वहीं हमारे देश इंडिया में पैथोलॉजिस्ट की औसत संख्या 60 से भी ज़्यादा है। ये निश्चित रूप से हम सबको गौरवान्वित करती है ये बात। बहरहाल उस रिपोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे समझ में आई कि निकट भविष्य में नई टेक्नोलॉजी का समावेशन कर तथा लैब में रिसर्च के नए आयाम तय कर प्रोफेशनल्स की संख्या में हमारा देश दुनिया के सभी देशों को पीछे छोड़ देगा। मुझे स्मरण है उसके पश्चात पिछले वर्ष अक्टूबर में किसी प्रमुख अखबार में एक खबर छपी थी, आप में से अनेक लोगों ने उस खबर को देखा होगा, जहां हमारे देश में महत्वपूर्ण मेडिकल टेस्ट की कीमत $50 है, वहीं अमेरिका में उस टेस्ट की कीमत $10,000 है। उस खबर के पश्चात दुनिया के अनेक अन्य अखबारों और विशेष रूप से सोशल मीडिया में इसकी चर्चा बहुत हुई। दूसरी महत्वपूर्ण चर्चा वर्ल्ड मीडिया में इस बात की भी थी कि भारत में जितने भी हाईली ट्रेंड और कैपेबल पैथोलॉजिस्ट हैं भारत में, जो निरंतर आयोजित किए जा रहे रोबस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम से गुजर रहे हैं, उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर बड़ी ख्याति अर्जित की है। मैं समझता हूं कि वर्ल्ड मीडिया में इस तरह का कवरेज, जहां एक तरफ पैथोलॉजिस्ट को मोटिवेट करता है, नई जनरेशन के प्रोफेशनल्स को इंस्पायर करता है, वहीं एक बड़ी जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर डालता है। हमें न सिर्फ इस स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है, बरकरार रखना है, बल्कि एडवांस डायग्नोस्टिक टेस्ट के द्वारा प्रिसिशन मेडिसिन अप्रोच को हेल्थ केयर की मुख्य धारा बनाना होगा। प्रिसिशन मेडिसिन के लक्ष्य के लिए मुझे लगता है कि बड़े डेटाबेस को और इंटीग्रेट करने की ज़रूरत होगी। आपको डेटा इंटरऑपरेबिलिटी के लिए नए स्टैंडर्ड भी बनाने होंगे। लैब्स में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा जहां आपसी तालमेल एवं बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से डेटा को डॉक्टर्स के लिए क्लिनिकल इंसाइट में तब्दील किया जा सके। और इसलिए मुझे लगता है कि एक डॉक्टर के तौर पर नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर जब विचार मैं करता हूं, तो मुझे लगता है कि इस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, क्या रिजॉल्व हो सकता है इस कॉन्फ्रेंस का। तो मुझे लगता है कि पहली बात, कटिंग एज एडवांसमेंट के द्वारा पैथोलॉजी फील्ड को और सक्षम बनाकर हम डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी सुनिश्चित करें और मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च के द्वारा पेशेंट्स के फ्यूचर ट्रीटमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल डेवलप करने में कैसे हम इससे मदद पा सकते हैं। दूसरा निवेदन मैं कहूँगा कि एजुकेशनल प्रोग्राम और ट्रेनिंग में जो गैप्स हैं उनको चिन्हित किया जाए और उसके मुताबिक नए ट्रेनिंग मॉड्यूल बेहतर से बेहतर तैयार किए जाएं। तीसरा आग्रह मेरा होगा कि डायग्नोसिस के लिए समर्पित सुविधाएं, जो डॉक्टर आशुतोष गुप्ता ने शुरुआत में बात कही राजौरी और पुंछ की, ऐसे जो सुदूर के अंचल हैं, दूर दराज के इलाके में पेशेंट को प्रदान करके उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को और कैसे बेहतर करके हेल्थ केयर सिस्टम
को और बेहतर हम बना सकें। इसलिए ग्रामीण इलाकों में डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बीच समय को अगर कम करने में ये कॉन्फ्रेंस मदद कर सकी, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, मैं जानता हूँ कि दोनों को इसके लिए आगे आना होगा। जम्मू कश्मीर में जो कुछ अभी डॉक्टर आबिद शाह ने बताया है, मैं मानता हूँ कि ये पिछले कुछ वर्षों में भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के कारण हेल्थ सेक्टर में भी बड़ा भारी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और आभा यानी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता के तहत डिजिटल रिकॉर्ड के माध्यम से लैब डायग्नोसिस के रिजल्ट को सुरक्षित रूप से स्टोर और शेयर किया जा रहा है। इसे आजकल एक डिजिटल स्वास्थ्य आईडी के रूप में भी देखा जा रहा है। पेशेंट को अपने लैब रिपोर्ट, प्रेस्क्रिप्शन और अन्य स्वास्थ्य कार्ड को एक जगह सुरक्षित रखने में इससे मदद मिल रही है। अब लैब के द्वारा प्रदान की गई डिजिटल रिपोर्ट सीधे पेशेंट्स के व्यक्तिगत स्वास्थ्य कार्ड रिकॉर्ड एप्लीकेशन पर भेजने की व्यवस्था हो सकी है और इससे निश्चित रूप से ट्रीटमेंट में तेजी और एक्यूरेसी भी आई है। चौथा आग्रह मैं करूंगा कि सभी ही स्टेक होल्डर्स मिलकर जो दूर दराज की बात हमने कही है वहाँ पहुँचावें और लैब से कैसे ग्रामीण और सुदूर अंचल के इलाकों को हम कनेक्ट कर सकें, ये हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए। मॉडर्न हेल्थ केयर सिस्टम को इससे ही हम मजबूत बना सकते हैं। हर पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को निश्चित रूप से हम बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। और एक अंतिम बात जो अपने अनुभव के आधार पर मैं कहता हूँ, बहुत सारी फर्जी रिपोर्ट भी आ जाती हैं और लोग, विद्वान लोग हैं, वो कह नहीं पाएंगे। मैंने सोचा कि मैं इसका जिक्र जरूर कर दूँ। और सामान्य रूप से ये इतने फैल गई हैं लैब कि अब डर न लगने लगता है कि रिपोर्ट सही है कि नहीं है। तो सामान्य रूप से किसी बीमारी के समय एक बार नहीं 2-3 बार आदमी टेस्ट कराता है कि रिपोर्ट ठीक है कि नहीं है। इसकी क्या व्यवस्था हो सकती है, मेरा अनुरोध होगा कि इस पर भी गंभीरता से चिंतन करने की जरूरत है, क्योंकि एक सामान्य आदमी बड़ा विश्वास और भरोसा करके वो जांच कराता है और अगर रिपोर्ट गलत निकलती है तो बहुत लोगों की जान जोखिम में आ जाती है। ये हमें बराबर ध्यान में रखने की आवश्यकता है। मैं यहाँ आए हुए सभी लोगों का स्वागत करते हुए आपके कॉन्फ्रेंस की सफलता की शुभकामना देता हूँ और एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने में प्रोफेशनल स्किल के साथ करुणा और संवेदनशीलता, ये 2 बड़े महत्वपूर्ण गुण होते हैं। मैं अनुरोध करूँगा इन दोनों के साथ आप काम करें। मैं इस कॉन्फ्रेंस की सफलता की माता वैष्णो देवी से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।